स्टार्ट करो। लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 9 तक, सॉरी 8 तक हुआ। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 9 से स्टार्ट। तो इसमें क्या बोला बोला है कि a firm purchased second-hand machine on 1st Jan 2019 for 3 lakhs, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repair and installation respectively. तो 1 Jan 2019 को जो मशीन खरीदा गया था वो एक सेकेंड हैंड मशीन है, ठीक है, और उसके पीछे खर्चा किया गया है 60,000 और 40,000 इंस्टॉलेशन और रिपेयर का। तो ये खर्चा क्या है, मैंने क्या बोला था, हाँ ऐड होगा, क्योंकि वो पुट टू यूज मतलब रेडी टू यूज के पहले है ना, रेडी टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा, रिपेयर है मतलब ऐसा नहीं कि वो रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है, रिपेयर का मतलब यहाँ पर ये कैपिटल है क्योंकि बिफोर यूज हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए तो पहले बार का यूज है जितना भी सेकेंड हैंड मशीन है, ठीक है। और फिर बोल रहे 1 जुलाई को दूसरा मशीन खरीदा गया 2,60,000 ऑन 1 जुलाई 2021 द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड एंड ऑक्शन फॉर 3,20,000 एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज purchased for 2,50,000 on 1 July 2022 the second machine was also sold up and it faced 2,30,000 depreciation was provided on machine at the rate of 10% on original cost annually on 31st December। मतलब जो डिप्रिशिएशन लगता है मतलब इनका ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर है। स्ट्रेट लाइन मेथड का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। 1 Jan 2019 को परचेज किया 3 लाख, 3 लाख परचेज प्राइस और 60 और 40 रिपेयर और इंस्टॉलेशन, रिपेयर और इंस्टॉलेशन, रिपेयर और इंस्टॉलेशन 60,000 और 40,000। गुड इवनिंग मैम। ये ईयर कब एंड होगा, 31 दिसंबर 2019, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि ऑन 1 जुलाई 20 कब आएगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसके बाद 1 जुलाई 20 का बात हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2020, 1 जुलाई 20, ठीक है। On 1 July 20, another machine was purchased for 2,60,000, तो यहाँ पर दूसरा मशीन परचेज हुआ 2,60,000 से, ठीक है। अच्छा और फिर बोल रहा है ऑन 1 July 21, अब 1 July 21 तो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा फिर यहाँ पे। तो 31 दिसंबर 2021, ठीक है, तो 1 जुलाई 2021 इस दिन क्या हुआ है, बोल रहा है कि द फर्स्ट मशीन हैविंग बिकम आउटडेटेड एंड ऑक्शन फॉर 3,20,000, फर्स्ट मशीन का मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला मशीन, हाँ ये वाला मशीन ऑक्शन में दे दिया। कितने का, 3,20,000 और ऑन द सेम डेट अनदर मशीन परचेज फॉर 2,50,000, तो ये 3,20,000 ऑक्शन में चला गया और उसी डेट पे, इसी डेट पे एक नया मशीन भी परचेज हो गया है 2,50,000 का। फिर बोल रहा है कि ऑन 1 July 2022 द सेकेंड मशीन वाज सोल्ड ऑफ एंड इट फेस 2,30,000 ऑन 1 July 2022, मतलब और एक साल, मेरा तो जगह ही कम है। यहाँ पर 1 July 2022, ठीक है।
यहाँ पर सेकेंड मशीन, सेकेंड मतलब ये वाला मशीन, ठीक है, सेकेंड मतलब ये वाला मशीन, ये वाला मशीन इस डेट पे क्या हुआ, ये वाला मशीन इस डेट पे बेच दिया गया 2,30,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते सोल्ड 2,30,000, ठीक है। अब हम लोग को बोला है कि डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, एसएलए मेथड में 10%, ठीक है। और अकाउंट कब तक का बनाना है कुछ नहीं बोला है, मतलब हाँ बोला है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, मशीन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st 19 to 22 तक बनाना है, और मशीन डिस्पोजल भी बनाना है, बट यहाँ प्रोविजन नहीं बोला है, फिर भी मशीन डिस्पोजल बोला है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोविजन बनाएंगे तो डिस्पोजल बनाएंगे, नहीं तो नॉर्मल कर देंगे, बट यहाँ पर मशीन अकाउंट विद मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो फिर डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, जो मशीन बिक जाएगा उसका डिटेल्स बस, बाकी एज इट इज होगा। হ্যাঁ ডেপ্রিসিয়েশন নরমাল হবে শুধু, ওটা তখন বাদ দেওয়ার দরকার হবে না, কারণ আমরা তো প্রভিশন মেনটেন করছি না, প্রভিশন হলে তো সব টোটাল হবে, শুধু কারেন্ট ইয়ারেরটাই বাদ দিলে হয়ে যাবে। মেশিন ডিসপোজাল, হ্যাঁ যদি আমরা বুক ভ্যালুতে দেখাই, মেশিন অ্যাসেট ডিসপোজাল আমরা কস্টে দেখাই, তাহলে টোটাল ডেপ্রিসিয়েশনটা বাদ করি। আমি যদি কস্টে না শো করি যে মেশিনটা সেল হয়ে যাচ্ছে, ওটা যদি মানে ডব্লিউডিবি তে শো করি, তাহলে আমার ডেপ্রিসিয়েশন অতটাই দেখালেই হয়ে যাবে, বললেই বুঝতে পেরে যাবে। কারণ এখন হয়তো কথাটা এমনি বুঝতে পারছো বলছি। तो मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल बनाना है 19 से लेके 22 तक, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का कितना सारा मशीन है, मशीन 1, मशीन 2 और 3, हम वर्किंग नोट तो पीछे बनाते हैं, एक ही जगह पे होगा तो समझने में आसान। मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3, यहाँ पर एक टोटल बना लेते, टोटल डिप्रिसिएशन लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, परचेज कब हुआ है, 1 Jan 2019, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 Jan 2019, इसका कॉस्ट है, टोटल कर लो वो जो मशीन पर 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, 4 लाख का मशीन। अच्छा अब ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये ईयर एंड हो गया, बस डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं @ 10% पर एनम एसएल। तो फिर यहाँ पर लिखिए 31 दिसंबर 2019, डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, 12 मंथ्स का लगेगा, तो 4 लाख इंटू 10% मतलब 40,000, ठीक है। तो डब्ल्यू आ जाएगा, मतलब बचा हुआ वैल्यू, और ऐसे ही लिख दे रहे 3,60,000, ठीक है। अच्छा तो 19 में टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, उस ईयर में तो और कुछ खरीदा नहीं गया, तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टोटल कॉलम में लिख देते हैं 40,000, ठीक है, ये 19 का डिप्रिसिएशन। अच्छा फिर उसके बाद देखो, ये हम लोग ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पर क्या हुआ, एक नया मशीन परचेस हुआ 2,60,000 से, ठीक है। तो कब हुआ है, 1 जुलाई 20 को, तो 1 जुलाई 20 को कॉस्ट होगा सेकेंड मशीन का, जो कि है 2,60,000, ठीक है। और उस दिन कुछ और भी हुआ है, नहीं सिर्फ परचेस हुआ है, अच्छा ठीक है, सिर्फ दिसंबर में जाएंगे डिप्रिसिएशन लगाएंगे, नए वाले मशीन पे कितना, 6 मंथ्स, ये जो भी खरीदा वो जुलाई से लेके दिसंबर तक, और बाकी वाला तो पूरा 12 मंथ्स का, ठीक है। तो 12 मंथ्स और 6 मंथ्स, ठीक है। तो इस पे 12 मंथ्स, तो 31 दिसंबर 2020 डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये 40,000 ही होगा, ठीक है, और ये 6 मंथ्स हो जाएगा, यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन लग रहा है 12 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का जो लगेगा 5% लगा दो, 2,60,000 पे 13,000, 31 दिसंबर 20, यहाँ पर 1 जुलाई 2020 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब टोटल डिप्रिसिएशन 53,000, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लाख, और 2,47,000,
फिर इसके बाद ये हम लोग सेकेंड वाला सर्कल कंप्लीट कर ली, फिर ऐसे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पर सेल भी होगा और परचेज भी होगा। तो पहले सेल कौन सा वाला हो रहा है, फर्स्ट वाला मशीन, तो वो सेल होने के पहले इस साल हमारे साथ कितने समय तक रहा, 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, हाँ 40 का आधा कर दो, स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा 40 लग रहा है, तो 6 मंथ्स होगा तो 40 का आधा हो जाएगा। 1 जुलाई 2021, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20,000, तो वैल्यू हो गया 3 लाख, और सेल हो रहा है, हाँ 3 लाख, तो फिर ये आ गया 20,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और ये मशीन आगे हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मशीन 3 खरीदा गया, ठीक है, इस समय पे, तो कौन सा डेट हो जाएगा, 1/7/21, कितने से परचेज हुआ है, 2,50,000, 2,50,000। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन लगेगा 31/12/21, 31/12/21, तो ये सेकंड वाला मशीन तो 12 मंथ्स रहा इस साल, और ये थर्ड वाला 6 मंथ्स, ठीक है। এটা 10 মানে এটা 5% করো, কত হবে, এটা 12,500 और এটা 13,000 डबल, 13,000 का डबल कितना हो जाएगा, 26,000, तो कितना बच गया, 2,37,500, और ये वाला 2,01,000, और टोटल डिप्रिशिएशन 21 का कितना हो जाएगा, 19 का लिखा, 20 का लिखा, 21 का 26 প্লাস 12,500, শুধু দুটোই করছো তো, এই যেটা সেল হচ্ছে ওটা আলাদা রাখ, 500। अच्छा, फिर 21 हो गया, अब फिर डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 21 के बाद 22, तो 31 दिसंबर 22, तो इसमें 12 मंथ्स नहीं, फिर सेल, हाँ फिर सेल है, कौन सा वाला, ये सेकेंड वाला, तो इसका 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन, और आवाज जाएगा कौन, এর মধ্যে করতে চাইছিলাম, থাক, ठीक है। तो इसमें क्या लिखे, 1 जुलाई 2021, ये 6 मंथ्स कितना हो जाएगा, 13,000, फिर से এইটা দেখো একবার ঠিক করো, 26, তো এক হচ্ছে 2,47,000 মাইনাস 26, ও ডেট বলছো, আমি ভাবছি তুমি डेटाটা বলতেছো, 22, अच्छा है 22, 6 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा, 2,08,000, ठीक है, और सेल कितने में हुआ, 2,30,000, तो इसमें भी प्रॉफिट, ठीक है, कितना, 22,000 प्रॉफिट, हम ऐसे करके लिख देते हैं, प्रॉफिट 22,000, ठीक है। ये मशीन भी हम लोग के पास से चला गया, और तो कोई नया मशीन खरीदा नहीं, तो अब 31 दिसंबर 22 में 12 मंथ्स का थर्ड वाले मशीन पे पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा, तो 12,500 का डबल लग जाएगा, हाँ, तो वैल्यू कितना बचेगा, 2,12,500, अच्छा टोटल कितना हो जाएगा, 22 का डिप्रिसिएशन 25,000, ठीक है, और जो सोल्ड आउट हो रहा है उसको अलग रख रहे हैं, क्योंकि उसको उसके साथ टोटल करेंगे तो फिर समझने में प्रॉब्लम। अब हम लोग को करने बोला है 2 अकाउंट बनाने, एक मशीन और एक मशीन डिस्पोजल, बना मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल। मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल।
सबसे पहले तो परचेज होगा, डेट है 11/90 टू बैंक परचेज 3 लाख, फिर उसी डेट पे टू बैंक रिपेयर और इंस्टॉलेशन, रिपेयर और फिर से टू बैंक लिख देते हैं, इंस्टॉलेशन। रिपेयर बोल के आ जाएगा 60,000, इंस्टॉलेशन बोल के आ जाएगा 40,000। अच्छा, इसमें हम लोग का क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लगा था सिर्फ, और तो कुछ हुआ नहीं था। ये सर्कल देखो, फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लगा था सीधा 31 दिसंबर 2019 को, और कितने का डिप्रिशिएशन होगा, 40,000, और बचा हुआ वैल्यू क्या आ जाएगा, 3,60,000। ठीक, ये लिख लेते हैं, 31 December 2019 बाई depreciation 40,000 by balance CD 3,60,000। अब ब्रॉट डाउन करेंगे 1122 बैलेंस बी 3,60,000। अब एक बार देखते हैं ड्रॉ में जाके कि क्या हुआ था। हाँ, यहाँ पर परचेज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, 2,60,000 का, ठीक है, और डिप्रिसिएशन लगेगा। परचेज हुआ है 2,60,000 का 1 जुलाई 20 को, टू बैंक परचेज 2,60,000 31 December 20 बाई डिप्रिसिएशन, दोनों मशीन का मिला के डिप्रिसिएशन है हम लोग का, हाँ ये वाला 53,000। तो बचा हुआ वैल्यू बैलेंस करने से आ जाएगा, नहीं तो ऐड करने से भी मिलेगा वर्किंग नोट से। এটা 6 লাখ কুড়ি হবে কোথায়, 5,67,000 बैलेंस करने से ही आ जाए। फिर ब्रॉट डाउन करेंगे 1121 टू बैलेंस बीडी, कितना आएगा, 5,67,000। अब सेकेंड वाले सर्कल के बाद अब हम लोग इसमें आ रहे हैं, थर्ड वाले सर्कल में। तो यहाँ 1 जुलाई बिकना स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 2021, बट हमें ऐसे डिस्पोजल फॉलो करने बोला है, तो फिर क्या, किस तरीके से एंट्री होगा वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 1 जुलाई को जो एसेट बिक रहा है उसका डिप्रिसिएशन यही लिखेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन लिखने के लिए तो यही अकाउंट है, ठीक है, सिर्फ डिस्पोजल लिखने के लिए वो अकाउंट है। तो डिप्रिसिएशन जो मशीन सोल्ड आउट हो रहा है, ठीक है, उसका तो 6 मंथ्स तक का डिप्रिसिएशन वो कितना है, हम लोग इस वर्किंग नोट में मिल जाएगा। ये देखो 20,000, ये वाला, ठीक है, 20,000, तो ये लिख देते हैं पहले यहाँ पर 20,000, ठीक है। अच्छा, अब जो मशीन बिक रहा है वो कितने का था, टोटल, हाँ, लेकिन उसका बुक वैल्यू लिखेंगे ना हम लोग, तो प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे, जब बिका उसका बुक वैल्यू कितना था, 3 लाख, ये वाला बुक वैल्यू इतना था, उस पे 3,20,000 मिला, तभी तो प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ। तो हम लोग तो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो एसेट डिस्पोजल में क्या लिखना होता है, एसेट जो बिक गया वो कितने का था, तो हम लोग लिखेंगे जो एसेट बिक रहा है उसका वैल्यू कितना था। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এই ডেটটা কত হচ্ছে 21 তো, टू मशीन। जैसे लास्ट क्लास में जो प्रोविजन वाला सीखा था वहां कॉस्ट में लिखते थे, क्योंकि मशीन अकाउंट में वो कॉस्ट में रहता था, यहाँ WDV मतलब बुक वैल्यू में, तो बुक वैल्यू। लास्ट क्लास में याद आ रहा है, जो मशीन डिस्पोजल था वो 80,000 था, 12 लाख का मशीन, 80 और 11,20,000, 80,000 लिखा था, फिर टोटल डिप्रिशिएशन जितना पैसा मिला लॉस
ये 3 चीज रिकॉर्ड, यहाँ भी वही होगा, बट यहाँ क्योंकि प्रोविजन अकाउंट मेंटेन नहीं है तो टोटल डिप्रिसिएशन तो होता नहीं, हर साल अलग अलग मतलब डिप्रिसिएशन दिखाते जाते हैं और उसका वैल्यू लेस कर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो मशीन हम लोग बेचने जा रहे हैं उसका वैल्यू बेचते वक्त कितना था वो लिखेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट लिखने का जरूरत नहीं, कब कितने का था 3 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या लिखना पड़ता है बोलो, डिप्रिसिएशन तो लिखना नहीं है, तो जो बेच के जो पैसा मिला वो लिखोगे, क्या हो जाएगा, बाई बैंक, कितने में बेचा 3,20,000, तो प्रॉफिट हुआ 2 PL, इधर रिकॉर्ड हो जाए प्रॉफिट ऑन सेल। बस इतना सा ही फर्क है, समझ में आई। यहाँ पर हम लोगों ने क्या नहीं लिखा बोलो, तो सिर्फ यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट लिखा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर टोटल डिप्रिसिएशन नहीं लिखा, यहाँ पर बुक वैल्यू लिखा, तो बेचते वक्त जस्ट उस साल का, जिस साल बिका उस साल उसका WDV, मतलब जो मशीन बिका वो तो था 4 लाख का, जिस साल बिका उसका वैल्यू कितना था 3 लाख, और उस साल उस पे जितना डिप्रिसिएशन चालू वो डिप्रिसिएशन उधर चला गया मशीन अकाउंट में, बस जितने में बिका वो लिखने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3,20,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा मशीन अकाउंट में, क्या लिखोगे, बाय मशीन डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पर बाय मशीन डिस्पोजल है, তাহলে তো ম্যাচ হবে 3 লাখ। कॉस्ट में लिखने से तो फिर टोटल डिप्रिसिएशन ढूंढ के लिखना पड़ेगा, तब तो मिसमैच होगा ना जब क्रॉस पोस्टिंग करोगे। एसेट डिस्पोजल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो ओरिजिनल कॉस्ट लिखो, इधर ये लिखो, अगर लिख भी देते हो वो मैच हो जाएगा, लेकिन इधर का कैसे मैच होगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो मशीन अपने ओरिजिनल कॉस्ट में थोड़ी दिख रहा है, इधर मशीन 4 लाख का नहीं दिख रहा है, इधर ये तो 2 मशीन इसमें इंक्लूडेड है, इधर मशीन का जो वैल्यू वो तो 4 लाख का नहीं है ना, वो कितने का दिख रहा है 3 लाख का ही दिख रहा है, कैसे देखो, जैसे ये पहला मशीन 4 लाख है, इसका वैल्यू कितना हो गया 3,60,000, ये एक मशीन था, फिर इसमें दूसरा मशीन जुड़ा कितना 2,60,000, ठीक है। तो ये जो पाई बैलेंस CD देख रहे हो ना, इसमें 2 मशीन का वैल्यू है, कौन सा ये 3,60,000 और 2,60,000 डिप्रिसिएशन लेस होने के बाद का है, একটা 3,20,000 আর একটা 2,47,000, বিকজ 53 তো দুটো ভ্যালু অ্যাড হয়ে হয়েছে তাহলে। अच्छा तो ये वाला हो गया 5,67,000 किया मैंने, हाँ तो इसका यहाँ पर सोल्ड आउट वाला लिख दिया, इस डेट पे एक मशीन परचेज भी हुआ है ना, थर्ड वाला सर्कल में देखो एक मशीन परचेज भी हुआ ना, ये थर्ड वाला सर्कल में पहुंच गए हम लोग, ये वाला, ये ऑप्शन में परचेज 2,50,000, तो लिखना पड़ेगा 2,50,000। अब इसका क्या करोगे, एक तो बिक गया और दूसरा जो खरीदा उस पे क्या लगाओगे, डिप्रिसिएशन, उसका डिप्रिसिएशन और फिर बचा हुआ है। अच्छा डिप्रिसिएशन सिर्फ उसका नहीं होगा, मशीन 2 का भी होगा, याद रखो। वैसे तो टोटल लिखिए हो, देख के लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कितना होगा 38,500, लेकिन है 2 मशीन, एक नया जो खरीदा और मशीन 2, क्योंकि मशीन 1 तो गया हमारे साथ, 1 और 2 था, जब 1 बिका तो 1 बिका तब 3 आया, तो अब क्या बचा 2 और 3, तो फिर 2 और 3 दोनों आ जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन कितना था 38,500, और बैलेंस निकाल लो, 8,17,000 इधर और इधर 8,17,000 होने से 4,58,500 देखिए, 3 जो तो है 4 5 8 है, ठीक है 4,58,000। अच्छा अब ब्रॉट डाउन करो, रेट हो जाएगा 1,122, टू बैलेंस BD 4,58,500। अब इस दिन क्या हुआ, फिर से एक मशीन बिका, लास्ट वाले सर्कल में देखो फिर से मशीन बिका, तो उसका 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन सोल्ड जो हो रहा है, तो चेक करते हैं कितना हुआ था, हाँ ये रहा, ये सेकंड वाला 13,000 और प्रॉफिट उसमें हुआ 22,000 बेच के, और कितने में बिका 2,30,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 13
थाउजेंड। ठीक है, अब एसेट डिस्पोजल में आ जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई 22 को टू मशीन, जो मशीन बिका उसका वैल्यू लिखेंगे, और प्रॉफिट हुआ है तो 2 PL लिख देंगे। प्रॉफिट कितना हुआ था? 20, हाँ 22,000। और कितने में बिका? बाय बैंक 2,30,000। अच्छा, 2,30,000। और जब बिका उसका बुक वैल्यू कितना था? वैसे चाहो तो ये लेजर बैलेंस में भी मिल जाएगा, बाकी हमारा तो किया हुआ है, ये देखो। जब बिका 2,08,000, 2,08,000, 2,08,000। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे वहां ओरिजिनल कॉस्ट को हटाते थे क्रॉस पोस्टिंग करके मशीन अकाउंट में, यहाँ पर WDV वाला वैल्यू हटाना पड़ेगा, तब तो बैलेंस शीट ही सही आएगा ना जब क्लोजिंग बैलेंस निकाले। बाय मशीन डिस्पोजल 2,08,000, बाय मशीन डिस्पोजल 2,08,000 हो गया। अब जो मशीन बचा, तो देखो एक ही मशीन बचा है, हाँ, और उसी का बैलेंस आएगा। अच्छा, ये डेट होगा 31 दिसंबर 22, बाय बैलेंस CD। थर्ड वाला मशीन, उसका ही बैलेंस, उसका ही डेप्रिसिएशन, 25,000, 2,12,500, 25,000 डेप्रिसिएशन और 2,12,500। वो देखो ना, माइनस करके जो लिखा है वो देख के लिखने से ही तो हो जाएगा, दोनों साइड मैच होना चाहिए। 4,58,500 कितना हो जाएगा? फाइव। ठीक है, तो अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करने बोल रहा है लेकिन एसेट डिस्पोजल बनाने बोल रहा है, तो बस फर्क इतना होगा, वहां मशीन ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है तो एक्सक्लूड भी ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, लेकिन यहाँ पर WDV में होता है तो WDV वैल्यू बाकी सब एज इट इज होगा, बैंक का वैल्यू। यार डिप्रिसिएशन यहाँ रिकॉर्ड होता नहीं तो यहाँ से एलिमिनेट का जरूरत भी नहीं है दिखाने का, डिप्रिसिएशन जहां रिकॉर्ड होता है वहां सिंपल रिकॉर्ड होते जाए, ये फर्क। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये वाला करेंगे, इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, ये जो है ये चेंज इन मेथड पे है। ठीक है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो इसका हेडिंग कर लो, ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब, मान लो पहले हम लोगों ने, हाँ, फिर हम लोगों को लगा कि नहीं SLM नहीं, WDP हमारे लिए बेटर होगा, तो हम लोगों ने WDP में शिफ्ट कर लिया। तो इसमें अकाउंट्स को कैसे करके रेक्टिफाई करें? क्या पूरा काट के आगे थोड़ी कर सकते हैं, काट तो नहीं सकते ना किसी चीज को, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो सीखना पड़ेगा, ऐसा क्या एंट्री करें कि वो मैच हो जाए। ठीक है, अब चेंज इन मेथड हम लोग कब करते हैं, मतलब उसका रूल्स क्या है, मतलब कब करते हैं? जैसे कि हम लोग पहले किसी एसेट पे जो मेथड अप्लाई कर रहे थे वो शायद लॉ हमें परमिशन नहीं दे रहा है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अकाउंट्स का हर एक रूल्स रेगुलेशंस बताता है कि भाई ऐसे करके ये अकाउंट्स करो, उस अकाउंट्स को ऐसे करो, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके साथ एड पर होने के लिए हमें करना पड़ सकता है। तो ये लिख लो, छोटा सा चीज MCQ में आ सकता है, कंप्लायंस विथ लॉ एंड AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके साथ एड पर होने के लिए हमें जो है चेंज करना पड़ सकता है हमारा एग्जिस्टिंग मेथड, या फिर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब है कि हम लोग जैसे हमारे एसेट को कंज्यूम कर रहे थे जिस हिसाब से, मतलब जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना, प्रोडक्शन यूनिट में था। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा था ऐसा 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 प्रोडक्शन करेंगे, हमारा एक पैटर्न था ना, एक्सपेक्टेड इतने साल से इतने साल तक इतना इतना, लेकिन ऐसा हुआ कि जो हम लोगों ने सोचा था उस वैसा नहीं है, या तो कम ज्यादा कुछ हो गया, तो हमें लग रहा है कि फिर SLM नहीं करके हमें WDV करना चाहिए, या फिर WDV नहीं करके हमें SLM करना चाहिए, तब भी हम लोग चाहे तो
करते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, मेनली ये दो रीजन से होता है, ठीक है। अब हम लोग ये सीधा क्वेश्चन करते हैं तो समझ जाएंगे। बोल रहा है देखो, मेसर्स अंशुल एंड कंपनी commenced business on 1st Jan 2017 when they purchased plant and equipment for 7 lakh. They adopted इनके दो प्रोफाइल दिखा रहा है, कौन सा हटाए, दो दिख रहे हैं। हेलो, हम कोई भी हटा दीजिए उसमें से। इसमें से कोई भी हटा दो। वो वीडियो नहीं आ रहा था आपको। कोई सा भी हटा सकते हैं, कोई किसी को भी हटाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर है, दिख रहा है। हाँ मैम। So when they purchased plant and equipment for 7 lakh, they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on diminishing balance basis, and over the years their purchase of plant have been 1118, 1121 इतना इतना। मतलब पहले उन्होंने एक मशीन परचेस कर रखा था 7 लाख रुपए से, 1st Jan 2017 को डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे 15% डब्ल्यूडीबी, डिमिनिशिंग मतलब डब्ल्यूडीबी मेथड। फिर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू कुछ मशीन परचेस किया 18 में 21 में। ऑन 1121 इट वाज डिसाइड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन। मेथड भी चेंज करना है, रेट भी चेंज करना है, मतलब जो रेट 15% चल रहा था वो नहीं रहेगा। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the asset purchased before 1121। बोल रहा है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो एसेस किया गया है कि 6 साल होगा फॉर ऑल एसेट परचेज बिफोर 1121। 1121 के पहले जितना भी एसेट परचेज हुआ है उसका लाइफ 6 साल कर दिया जाएगा with no scrap value, and 10 years for the asset purchased on 1121. Calculate the difference in depreciation to be adjusted in the plant and equipment account for the year ending 20। सिर्फ एक ही साल का ये अकाउंट बनाने बोला है 21 का। अब ये पूरा चीज हम ड्रॉ करके समझा देते हैं क्या क्या बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है कि हम लोगों ने परचेस कब किया है, 17 पहला मशीन, ठीक है। तो 1117 में परचेस किया है कितने का मशीन, देखो 7। और इस समय पे इन्होंने डेप्रिसिएशन कैसे लगाने का सोचा है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम डब्ल्यूडीवी से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को अकाउंट बनाने बोला है, देखो दिसंबर बोला है, तो इसका मतलब ईयर एंड कब होता है, दिसंबर को। तो सबसे पहले होगा 31 दिसंबर 17, ठीक है। अब देखो हमारा कितना सारा सर्कल होगा, 21 तक जाना है, तो ये पूरा बनाने 18, 19, 20 और 20, ठीक है। 18, 19, 20, 21, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि दे एडॉप्टेड ए पॉलिसी, दिस अच्छा 1118 को एक मशीन खरीदा है 1,50,000 से, ठीक है। तो ये लिखते 1118 मतलब ये वाला डे, ठीक है। यही वाला 1118 होगा जो 31 दिसंबर 17 है, वही 1118 है। चाहो तो ऊपर 1118 लिख लो अगर लिखना चाहते हो, एक ही बात है। अब इसी ड्रॉप के अंदर इतना सारा चीज लिखने से ये पूरा खिचड़ी बन रहा है। 1,50,000, ठीक है। और उसके बाद 1121 में 2 लाख का, 1121 मतलब ये वाला না, এটা তো শেষ হয়ে গেল, 20টাই তো হলো এটা। 1121 মানে 31 दिसंबर 20 পরের দিকটা, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 2 लाख से खरीदा, ठीक है, 2 लाख से खरीदा। अच्छा, फिर बोल रहा ऑन 1121 में इन्होंने डिसाइड किया कि मेथड जो है वो चेंज कर देंगे एसएलएन से। 1121 से डिसाइड किया, यहां से डिसीजन लिया गया, ठीक है, कि एसएलएम फॉलो करेंगे और एट द रेट ऑफ परसेंटेज कितना लगाएंगे। अच्छा, परसेंटेज कुछ नहीं बोला है इनका, 6 इयर्स 10 इयर्स ऐसा बोल रखा है, मतलब कौन सा परसेंटेज कुछ नहीं है। यूजफुल लाइफ में चेंजेस बोला है, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करके हमें निकालना पड़ेगा डिप्रिसिएशन पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन
बेसिस, ये फॉर्मूला लगता है अगर हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ होता है तो, ठीक है। अच्छा, अब एसएलएम का डिसीजन है, और क्या डिसीजन है, बोला है कि ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 ईयर फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1121। 1121 के पहले, मतलब इसके पहले जो भी एसेट्स परचेज हुआ है सबका यूजफुल लाइफ कितना है, 6 ईयर्स, ठीक है। कौन से एसेट का, यहां से लेके यहां तक जो भी एसेट है सबका यूजफुल लाइफ कितना कर दिया गया, 6 ईयर्स, ठीक है। और बोल रहा है कि 6 ईयर्स फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1121 विथ नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप जीरो। एंड 10 ईयर्स एसेट परचेज्ड ऑन 1121, और 1121 मतलब ये वाला एसेट, इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये एक ही है जो 1121 के बाद खरीदा गया है, वो कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। स्क्रैप इसका जीरो बोला है, उसका कुछ नहीं बोला है, तो वो भी जीरो ही है, ठीक है। ये चीज बोल रखा है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, डब्ल्यूडीबी से, डब्ल्यूडीबी डब्ल्यूडीबी से ही चार्ज हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग डब्ल्यूडीबी मेथड से करते हैं, करने के बाद देखते हैं कि चेंजेस क्या होगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, हमें 17 से ही वर्किंग नोट बनाते जाना है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, हम लोगों ने कब कब मशीन खरीदा, पहला खरीदा है 1117 में, ठीक है, ऐसे करके लिखते तो मेरा जगह सही रहेगा, मेरा जगह कम पड़ जा रहा है, 17 में, ठीक है। कॉस्ट तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, कैसा भी प्रेजेंटेशन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 7 लाख, ठीक है। सेवन लैख 15% डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन और कितना समय का लगेगा, 12 मंथ्स का, और डब्ल्यूटीपी मेथड से लगेगा तो 12 मंथ्स का कितना परसेंट, 15%, तो 7 लाख पे 15% लगा, 1,05,000, तो बचता है कितना, 5,95,000। अच्छा, इसके बाद यहां से यहां तक फिर से डिप्रिशिएशन, अच्छा परचेज हुआ 11, ये कौन सा डेट है, 1118, ठीक है, 1118 ऊपर वो वाला डेट लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो ऐसा लग रहा है ना कि कौन सा होगा, तो 1118, ठीक है। इस डेट पे यहाँ पर लिखते हैं 2018 कॉस्ट कितना, 1,50,000। আমি এখানে লিখে নালে আমার আবার ভুল হবে जाएगा, 1118 कॉस्ट कितना, 1,50,000। अच्छा, अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ, 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 22,500, तो वैल्यू कितना बच गया, 1,27,500, ठीक है। तो ये 17 का था, ये हम लोग का 2018 का हो गया, ठीक है। अब 2018 में इस पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, फिर 2018 में ये 2018 पे इस पे भी डिप्रिसिएशन लगेगा, मतलब मशीन 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर मैंने लिखा वो मेरा एक जगह पे नहीं होगा ना, इसीलिए ये 18 है, तो 18 पे इस पे भी तो डिप्रिसिएशन लगेगा, मतलब ये पहले हम लोगों ने कर लिया, फिर 18 में हमारे पास कितना मशीन हो गया, दो, एक 7 लाख और एक 1,50,000, तो 1,50,000 पे तो डिप्रिसिएशन लगा दिया, 7 लाख पे लगाओ, 89,250, तो फिर बचा हुआ वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,05,750, ठीक है। तो 18 तक का कैलकुलेशन हम लोग का हो गया, ठीक है, मतलब यहां तक का। अब ऐसे जाते हैं, ये बीच में कुछ नहीं हुआ तो दोनों में सीधा सीधा डिप्रिसिएशन लग जाएगा, तो लगाओ,
2019 डिप्रिसिएशन वही 12 मंथ्स का 5,05,750 पे 15% कितना, और माइनस करके वैल्यू भी बोल दो। सेवन। अच्छा यहाँ भी लगेगा डिप्रिसिएशन 2019 डिप्रिसिएशन 1,27,500 पे 15%। हाँ तो फिर कितना आ जाएगा? तो देखो कुछ ज्यादा कुछ हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं दिया। 17 में एक मशीन था, एक बार डिप्रिसिएशन। 18 में इस मशीन पे सब 12 मंथ्स करके। 19 पे इस मशीन पे इस मशीन पे। 18 और 19 पे दो मशीन पे लग रहा है, 17 में एक मशीन पे लग रहा है। टाइम कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, सभी का सभी 12-12 महीने, बस सिंपल। अच्छा अब नेक्स्ट जो है 19 तक हो गया, ठीक है। तो 19 मतलब यहाँ तक। अब 20 में जाएंगे तो 20 में फिर से सेम वही दोनों मशीन पे डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 20 से तो उन्होंने डिसाइड किया ना, 1121 से चेंजेस डिसाइड किया, उसके पहले तक तो जैसे डिप्रिसिएशन लग रहा है वैसे ही लगेगा। तो फिर से 2020 में डिप्रिसिएशन लगाओ 12 मंथ्स का। इस पे 4,29,887 पे 12 पर, सॉरी 15%। 3। और इस पे लगेगा सेम वही 2020 पे 12 मंथ्स 16,256। अब दोनों का डिफरेंस हम्म 92,119, ठीक है। अच्छा अब 21 में आना। 2021 डिप्रिसिएशन का टाइम तो वही रहेगा, क्योंकि देखो कुछ हमारा सेल परचेस तो है नहीं, 12 मंथ ही लगेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। अब यहां से कौन से मेथड में लगेगा? एसएलए, ठीक है। क्योंकि 21 के एंड में एसएलएम में लगेगा। अब एसएलएम में जब लगाएंगे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बोल रहा है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ये सारे मशीन्स का जो कि बिफोर दिस डेट परचेज हुआ है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मशीन है? एक, दो, दो मशीन। ये दो मशीन पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसका यूजफुल लाइफ कितना मानना है? 6 इयर्स। तो हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार लगा के। डिप्रिसिएशन कैसे होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप तो 0 है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो क्या है 6 है। कॉस्ट कौन सा लेना है तब हमें? और ये 7 लाख नहीं लेना होता है, कौन सा लेना है? इस डेट से समझा है ना। तो अभी मशीन का जो कॉस्ट है वही मुझे ओरिजिनल कॉस्ट मानना, ठीक है। ताले बेटर हो भाई। तो कितना आ जा रहा है? 60,900 आएगा। तो 60,900 कितना आ जाएगा? माइनस करना। 504। और यहाँ पर ये वाला भी निकाल लेते हैं, 2021 का 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन 92,119 डिवाइडेड बाई 6। इसमें भी वही सेम होगा, कितना हो जाएगा? तो 15,353 कितना आ जाएगा? ठीक है। और इस डेट पे ये वन, जिस दिन ये डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ 1/1/21 में, ठीक है, एक मशीन और परचेस हुआ जिसका कॉस्ट क्या था? ये वाला 2 लाख, ठीक है। और इसका यूजफुल लाइफ कितना मानना है? इसमें तो एसएलएम ही लगेगा 10 इयर्स। तो 2 लाख और डिप्रिसिएशन 2021 का 12 मंथ्स का डिवाइडेड बाई 10। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? 20,000। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,80,000।
इसमें ऐसा करने से ही हो जाता है। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से अगर बोलता है, जो कि है नहीं, ठीक है। अगर रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से बोलता है तो उसका मतलब ये होता है कि प्रीवियसली भी जो डेप्रिसिएशन लगा दिया जिस मेथड से, उसमें भी चेंज वाला इम्पैक्ट आ जाए, वो करना है। मतलब एक छोटे एग्जाम्पल से बोल सकते हैं, जैसे मान लो 100 रुपए का मशीन था, डेप्रिसिएशन एसएलएम में लगाया था 10 रुपया, फिर 10 रुपया लगाया था, कितना हो गया 80। अब हम लोग बोल रहे हैं हम लोग इसको क्या करेंगे डब्ल्यूटीपी, ठीक है, लेकिन डब्ल्यूटीपी का इम्पैक्ट यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब 80 का अब डेप्रिसिएशन लगाओ, मान लो 10% ही लगाने बोल रहा है, ठीक है, तो 10% लगाओगे तो डब्ल्यूटीपी कितना हो जाएगा, 80 पे 10% लगाओगे, वैसा नहीं चलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट का मतलब है कि अगर हम लोग डे वन से ही डब्ल्यूटीपी लगा देते तो जो होता वो इम्पैक्ट दिखाओ। तो अगर डे वन से डब्ल्यूटीपी लगाते तो फिर कितना होता, ये 9 होता, तो ये कितना आता है 81। मतलब मुझे यहाँ पर ये 80 को किसी भी हालत में 81 करना है और उसके बाद से डेप्रिसिएशन लगाना है ताकि ये इम्पैक्ट आ जाए। तो वो कैसे करोगे, तो देखो पहले साल क्या डेप्रिसिएशन में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। दूसरे साल पड़ रहा है, तो दूसरे साल हम लोग अगर नए वाले मेथड में चेंज हो गए, जैसे मान लेते हैं ये मैंने पुराना मेथड है, ठीक है, ये ओल्ड, ये नए वाले मेथड में चेंज करना है, तो मुझे डेप्रिसिएशन को 1 रुपए से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मुझे 9 में शिफ्ट होना है ना, तो मुझे कम करना पड़ेगा। तो फिर मेरा डिप्रिशिएशन अगर कम होगा तो मेरा एसेट का वैल्यू भी तो 1 रुपए से ही कम होगा, क्योंकि उतने से एसेट का इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मेरा एक एंट्री पास करने से ही हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा बोलो तो, मुझे डिप्रिशिएशन कम करना पड़ेगा, तो एसेट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हो जाए एसेट अकाउंट डेबिट हो जाए, ठीक है, टू डेप्रिशिएशन। तो यहाँ 1 रुपए से एसेट जुड़ेगा, उसके बाद से चालू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो इम्पैक्ट आ जाएगा जो अगर हम लोग पहले दिन से करते जो, ठीक है। बट वो है नहीं, लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव में ये होता है। मतलब तुम लोग को ऐसा लग सकता है ना कि इस पे लग गया, है तो ओरिजिनल कॉस्ट में, ठीक है, इस पे इसीलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ये नहीं बोला है कि प्रीवियस वाले को भी चेंज करो, बोला जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। यहाँ तक जो कर दियो वो भूल जाओ। अब से एसएलएम लगाना, जो वैल्यू है तुम्हारे पास एसेट का, इसका मतलब ये होता है। और वो जो सोच रहे हो अगर 7 लाख के ऊपर से लगाओगे तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, तब फिर ये सब चेंज करने के लिए वो बोलेगा फिर से। হ্যাঁ, এটা মনে হয় কারণ সত্যি কথা তো যে এসএলএম করবো তাহলে তো অরিজিনাল কস্ট তখন মনে হবে 7 লাখ বা 1.5 লাখের উপর হওয়া উচিত, কিন্তু ওরকম হবে না কারণ হ্যাঁ যখন থেকে হচ্ছে তখনের উপরে নির্ভর করে সেই জন্য। अच्छा, तो अब ये हम लोग का आ गया वैल्यू। अब हम लोग को अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट कब का बनाने के लिए बोला है पता है, सिर्फ ये है। हम्म हम्म হ্যাঁ, যদি বলতো ওই বিক্রি মেশিনের উপরেও ইম্প্যাক্ট দেখাও, তখন তোমাকে সেইভাবে দেখিয়ে সব প্রফিট লস কে এন্ট্রি, না যদি রেট্রোস্পেক্টিভ ইম্প্যাক্ট দিতে বলে তাহলে ওই পিরিয়ডে যা যা চেঞ্জেস হয়েছে সবকিছুর উপরেই তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে। हाँ। अच्छा, अब हम लोग को सिर्फ वो 21 का अकाउंट बनाने बोला है, तो 21 का अकाउंट बनाने का मतलब है मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा वो पहले दिमाग में सेट करो। ये जो यहाँ से यहाँ ऐसे कलर किया ना, ये दिखाना है। मतलब इस डेट पे मुझे बैलेंस दिखाना है मशीन का, और अगर कुछ खरीदा गया उसका परचेस वैल्यू, और यहाँ का डिप्रिशिएशन, और तो कुछ नहीं दिखाना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या रहेगा, 7 लाख वाले मशीन का बैलेंस, 1,50,000 वाले मशीन का बैलेंस, 2 लाख जो परचेज किया वो, और ये तीनों का डिप्रिशिएशन, बस ये देखना। तो क्या बनाने के लिए बोला है, प्लांट एंड क्या नाम दिया, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट 1121। टू बैलेंस बीडीए होगा जिसमें बचे हुए मशीन का वैल्यू जाएगा, और टू बैंक परचेज बोल के जो नया मशीन इस डेट पे परचेज हुआ 2 लाख का वो लिखेंगे। अच्छा, अब जो बैलेंस है वो कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो जो बैलेंस है वो कितना होगा, कब का बैलेंस निकालोगे, 121 का, ठीक है। हाँ, तो ये वाला होगा,
हाँ, ये दोनों का टोटल लगा कितना? 4,57,523। एक बार वैल्यू बोलो, लिख देते ताकि कभी देखोगे तो समझ जाओगे कितना कितना है। 3,65,404 प्लस, तो टोटल हो रहा है 4,57,523 और ये 2 लाख वाला मशीन, तो टोटल 6,57,523 का मशीन। अब डिप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड होगा 21 में बाई डिप्रिसिएशन, कौन कौन से मशीन का डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा? ये तो पुराना वाला, ये नया वाला, तो वो भी दिख रहा है देखो क्लियरली। ये नया वाला तो 20,000 और ये दिस वन, ये तीनों का टोटल करो। 20,6,900 और 15,350 है 96,253। तो 60,900, 15,353 और 20,000। तो बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, या फिर वो जो 3 बैलेंस दिख रहा है उसका टोटल भी कर सकते हैं। 5,61,270, 6,57,520, ठीक है सर, 2,000। इसमें देखो बोल रहा है मशीन कॉस्टिंग 6 लाख इज depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil residual value for 3 years। तो 3 साल तक इन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिशिएशन चार्ज कर दिया है, जिस मशीन का कॉस्ट था 6 लाख और लाइफ था 10 years। द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वाज रीअसेस्ड एट 5 years, कैलकुलेट डिप्रिशिएशन फॉर फोर्थ ईयर। मतलब क्या बोला है आंसर? एक मशीन है जिसको हम लोगों ने कितने से खरीदा? 6 लाख, ठीक है, 6 लाख से खरीदा। उसका स्क्रैप क्या था? 0, ठीक है, और उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम लोगों ने 10 माना था। तो हम लोगों ने एसएलएम मेथड से इस पे डिप्रिशिएशन चार्ज किया, ठीक है, कितने साल तक किया? 3 साल, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, देखो 3 इयर्स के लिए किया है, ये सारा चीज बोला हुआ है। कॉस्टिंग डिप्रिशिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ, नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स। तो 1 2 3, ठीक है। तो बोलो कितना कितना डिप्रिशिएशन चार्ज किया होगा, तो कैसे निकालोगे डिप्रिशिएशन पर एनम? 6 लाख माइनस स्क्रैप 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10, तार माने 60,000। तो देखो डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ? 60,000। फिर डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ? 60,000। फिर डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ? 60,000, ठीक है। अब देखो जब 6 लाख के मशीन पे 60,000 डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ तो ईयर एंड पे इसका बुक वैल्यू कितना हुआ, या फिर रिटर्न ऑन 6 लाख माइनस 60,000 कत হবে? কত? हाँ, पहले साल 5,40,000 हुआ, फिर उसमें से 60,000 लेस हुआ नेक्स्ट ईयर, तो कितना? 4,80,000 हुआ, ठीक है। फिर उसमें से नेक्स्ट ईयर लेस हुआ 4,20,000, अच्छा 4,20,000 हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आफ्टर थर्ड ईयर वाज रीअसेस्ड एट 5 ईयर। अच्छा, अब थर्ड ईयर के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि मेरा इस एसेट का यूजफुल लाइफ हम कितना मानेंगे? ये रीअसेस्ड है, क्यों बोलो तो? क्योंकि नॉर्मल असेसमेंट के हिसाब से 3 साल बीत जाने के बाद लाइफ कितना होना चाहिए? 7 इयर्स। बट ये लोग बोल रहे नहीं, अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि
कंजप्शन पैटर्न चेंज हो गया होगा, इनको लग रहा है, या फिर ऐसा लॉ आ गया है कि जिसके हिसाब से ये मशीन हम लोग चाहे तो भी नहीं चला सकते। बहुत रूल्स होता है ना, जैसे पुराने बसेस को उठा दिया गया ना, बोला ना जो सब धुआं हुआ निकलता है वो सब इतने साल पुराना चीज, तो वो हो गया ना लॉ के हिसाब से। अब मालिक जितना भी सोचे, बस का मालिक, कि भाई मेरा एसेट तो डिप्रिशिएट नहीं हुआ, हम उसको चलाएंगे, मेरा यूजफुल लाइफ नहीं चला सकता है, तो लॉ के हिसाब से नहीं चला सकता। तो वैसे ही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल कर दिया, जबकि होना चाहिए था 7 इयर्स। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है, तो फिर इस केस में 4th ईयर में डिप्रिशिएशन क्या मानोगे, मतलब ये जो है, ठीक है, यहाँ पर डिप्रिशिएशन कितना होगा ये तुम लोग को बताना है। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया इसमें तो कोई फर्क है नहीं, ये उसी का तो स्मॉल वर्जन। तो फिर अभी अगर मेरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 है और स्क्रैप कुछ नहीं बोला है तो 0 है, तो मेरा डिप्रिशिएशन, हाँ, तो 4,20,000 बुक वैल्यू है। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया ना, डिवाइडेड बाय कितना 5, तो अब से कितना डिप्रिशिएशन 84,000, ये डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, बस इसको कैसे करके प्रेजेंट करना है वो एक बार हम लिख के दिखा दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में उतना प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, बट इस चीज को लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वैसे तो आसान है, ये बस इतना ही करना है, मतलब आंसर तो यही है। अब इसको लिखोगे कैसे वो देखो, ऐसे करके लिखना है। पहले लिखेंगे डिप्रिशिएशन पर एनम जो चल रहा है वो है 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 60,000 पर एनम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने कितने साल डिप्रिशिएशन चार्ज किया 60, हाँ, तो डिप्रिशिएशन ऑन एसएलएम फॉर 3 इयर्स, तो कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 3, यानी टोटल 1,80,000 का डिप्रिशिएशन चार्ज हो गया। ठीक है, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ कौन से ईयर का ढूंढेंगे, 3rd ईयर, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, मतलब 3 साल डिप्रिशिएशन चार्ज होने के बाद एसेट का बुक वैल्यू कितना होगा, 6 लाख का एसेट, उसको यूज कर लिया है 1,80,000 का, तो फिर 4,20,000। ठीक है, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए 7 इयर्स। ठीक है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट 10 - 3 यानी 7 इयर्स। ठीक है, बट अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है 5 इयर्स। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन फॉर 4th ईयर हो जाएगा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट जब से चेंज करने का सोचा है ₹4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, तो हो जाएगा ₹84,000 पर एन, इतना करके डिप्रिशिएशन अब से चार्ज। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन हमें करना पड़ता है इस तरह से, मिनिमम इतना करने से होगा, बाकी तुम लोग चाहो तो अगले अच्छे से लिख सकते। ये वाला देखो सेम बोला है, मशीन ऑफ कॉस्ट 12 लाख इज डेप्रिशिएट स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 इयर्स वर्किंग लाइफ एंड जीरो रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 इयर्स, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवर्ड, यहाँ पर रिवैल्यूएशन बोला है 60,000, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 इयर्स, कैलकुलेट डेप्रिशिएशन फॉर 4th ईयर। ठीक है, 60,000 होता है ना कि 6,000 होता है, 60, तो फिर बुक वैल्यू में उतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। हाँ। तो अगर हम लोग इसको देखें कितने का परचेस हुआ था 12 लाख। ठीक है, और तब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना था 10 इयर्स, ये हाँ 12 लाख 10 इयर्स, और रेसिडुअल यानी कि स्क्रैप 0। ठीक है, स्क्रैप था 0, और ऐसे करके एसएलएम में हम लोगों ने डिप्रिशिएशन चार्ज किया 3 साल, 1, 2 एंड 3।
डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा फिर 1,20,000, 12 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो 3 बार 1,20,000 करके हो जाएगा 3,60,000। तो 12 लाख से 3,60,000 माइनस करने से यहाँ पर बुक वैल्यू कितना आएगा? 12 लाख माइनस 3,60,000, 8,40,000। अब हम लोगों ने यहाँ पर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना मान लिया है 9, तो डिवाइडेड बाय 9, तो डेप्रिसिएशन अब से कितना लगेगा? अच्छा नहीं, इसमें ऐड भी होगा। हाँ, 8,40,000 तो बुक वैल्यू है, इसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, मतलब एसेट का वैल्यू 60,000 से बढ़ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, तो 9 लाख बाय 9 मतलब 10,000 पर एन। ठीक किया कैलकुलेशन? 1 लाख 9 लाख बाई 9 है, 1 लाख पूरे हो गए। ठीक है, सीधा 10,000 नहीं होगा, ये 1 लाख हो जाएगा। 9 लाख बाई 9 ठीक ही लिखा है, बस ये एक जीरो कम पकड़ लिया मैंने, 1 लाख। तो इसको कैसे लिखोगे? लिखो वैसे ही, एक बार प्रैक्टिस कर लो लिखने का, क्योंकि उस पे ही नंबर मिलने वाला है ना। तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना चल रहा था? 12 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा? ₹1,20,000 पर एनम। तो depreciation for 3 years on SLM is 1,20,000 into 3, 3,60,000. Book value at the end of third year, 12 lakh minus 3,60,000, 8,40,000. Book value after revaluation, after upward revaluation, 8,40,000 plus 60, 9 lakh, 9 lakh। अब हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, remaining useful life as previous estimate कितना हो? 10 minus 3 7 years, लेकिन remaining useful life as revised estimate equal to 9 years। तो यहाँ देखो लाइफ बढ़ा दिया है, ठीक है। एसेट और भी चलेगा बोल के तो रिवैल्यूएशन अपवर्ड किया और लाइफ भी बढ़ा दिया, ठीक है। मतलब कंजम्पशन पैटर्न में इंप्रूवमेंट है। तो डेप्रिसिएशन पर एनम अब से कितना हो जाएगा, या फिर डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर, यही पूछा था हम लोगों से। 9 लाख डिवाइडेड बाय 9, 1 लाख पर एनम। अगर अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड बोलता तो बुक वैल्यू से क्या करना पड़ता, ठीक है। बाकी एज इट इज जैसे हो रहा है वैसे हो। ये पेटेंट के ऊपर दिया है, ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट ही होगा। बोला है कि कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड ए पेटेंट, द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। तो पेटेंट पता है तुमको तो क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है, ठीक है। तो पेटेंट जो है वो इन्होंने पेटेंट रजिस्टर करवाया, ठीक है, और वो कब करवाया? 1 जुलाई 2021 को। डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 28 लाख एंड स्पेंड 2 लाख टुवर्ड्स लीगल फीस। तो पेटेंट बनवाने का खर्चा कितना बन गया? 30 लाख टोटल। 2 लाख का लीगल एक्सपेंसेस हुआ, 28,000 रुपए से उसको परचेज करना पड़ा, ठीक है। तो वो लीगल मतलब जो भी कार्रवाई होता है वो करना पड़ता है ना, जैसे घर वर खरीदते हो तो घर खरीदने का एक, और ऊपर से वो जो
रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना कि भाई ये मैंने खरीदा, तो सरकार के घर में पैसा वैसा देना पड़ता है, तो वैसे ही यहाँ पर पेटेंट का ये दो खर्चा, एक लीगल वाला एक परचेज वाला, टोटल 30 लाख हो गया। और बोल रहे द पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years, मतलब इसका लाइफ कितना है। ठीक है, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st December एवरी ईयर, सो द पेटेंट अकाउंट एंड एमोटाइजेशन। अब एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, डेप्रिशिएशन। हाँ, डेप्रिशिएशन जब इंटेंजिबल एसेट पे लगता है तो उसका नाम क्या होता है, एमोटाइजेशन। बाकी ट्रीटमेंट सेम होगा। लेकिन ये पढ़ के क्या लग रहा है, कौन सा मेथड, मेथड तो कुछ बोला नहीं है, जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उससे कौन सा मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा, एसएलएम, क्योंकि कॉस्ट और क्या दिया हुआ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो हम लोग को दो अकाउंट बनाने बोला, एक पेटेंट अकाउंट और एक एमोटाइजेशन। 21 से लेकर 22, 2 साल का बनाने बोला है। ठीक है, चलो बना लेते हैं। 1 जुलाई को खरीदा, इलास्ट्रेशन, पेटेंट अकाउंट। इसका ड्रॉ नहीं कर रहे, छोटा सा ही तो है, हो जाएगा। पेटेंट और एक एमोटाइजेशन। देखो कब खरीदा है, 1 जुलाई 21। ठीक है, तो लिखो 1 जुलाई 21 को टू बैंक परचेज 28 लाख, और लीगल एक्सपेंसेस टू बैंक लीगल एंड रजिस्ट्रेशन, ये बोला था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी बोला था, लीगल एंड रजिस्ट्रेशन, लीगल फीस एंड रजिस्ट्रेशन 2 लाख। अच्छा, अब इनका ईयर एंड कब होता है, देखो 21 से 22, मतलब 31st December। तो पहला जो है डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31st December 21। ठीक है, तो बाय डिप्रिशिएशन। अब एसएलएम मेथड में लग रहा है, तो टोटल एसेट कितने का हो गया, 30 लाख। तो ऐसे लगेगा डिप्रिशिएशन, हम यहीं पर दिखा दे रहे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। 30 लाख डिवाइडेड बाई इसका लाइफ, लाइफ कितना है, 10 years। तो फिर पर ईयर डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 3 लाख। ओ जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैंने 6 मास इंटू 6/12 डिवाइडेड बाई 10 करने से 1 साल का हो गया। डिवाइडेड बाई 10 करने से कितने साल का आएगा, एक एक साल का। अब उसको डिवाइडेड बाई 12 करने से एक मंथ, महीने का, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मंथ्स का। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, 1,50,000। और बाई बैलेंस सीटी 30 लाख माइनस 1,50,000 है 28,50,000। अब ये डेप्रिसिएशन उधर तुम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसको ना एमोटाइजेशन लिख दो, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं, क्योंकि जब नाम यूज करने बोला है एमोटाइजेशन तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एमोटाइजेशन बोल के लिख, तो उधर लिखना पड़ेगा टू पेटेंट, टू पेटेंट, डेट होगा 31st December 21। टू पेटेंट बोल के 1,50,000, और क्लोज हो जाएगा बाई पीएल बोल के 1,50,000। फिर इसमें ब्रॉट डाउन करो, 1,122 टू बैलेंस बीटी 28,50,000 31st December 22 बाई एमोटाइजेशन 30 लाख, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चलेगा ना। 30 लाख बाई 10 इंटू 12/12 अगर लिखना चाहते हो, 3 लाख। ये 12 मंथ्स का हो जाएगा, 3 लाख है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो पूरा 12 मंथ्स ही यूज हुआ। तो बाई बैलेंस
सीडी, और क्योंकि ये एसएलएम मेथड की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे ही जैसे लगाना चाहिए वैसे लगा दिया, तो ये बैलेंस बच जाएगा 3 लाख, ऐसा कॉस्ट 25,50,000, सही तो 28,50,000, 28,50,000 टोटल दोनों साइड, और उधर लिखना पड़ेगा टू पेटेंट बोल के 3 लाख। 31 December 22 टू पेटेंट बोल के 3 लाख, और बाई पीएल बोल के पहला वाला 6 मंथ्स का डिप्रिशिएशन था, इसके बाद वाला 12। ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीमिंग राइट ऑफ ए मूवी फॉर 18 लाख। वो होता है ना आजकल कितना स्ट्रीमिंग सब होता है ना, अलग अलग चैनल्स होता है, ठीक है। तो उसमें देखो बोल रहा है 18 लाख से राइट्स मिलता है, मूवी खरीदना पड़ता है, हर मूवी हर प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है, देखो तो ठीक है। तो हम लोग को भी तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना देखने के लिए, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, मूवी दिखाने का राइट्स परचेज करना पड़ता है। तो 18 लाख से परचेज किया विद, तो राइट क्या हो गया कि इंटेंजिबल ऐसे, क्योंकि ये एक दिन में थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, जैसे उसका तो एक टाइम होगा ना, तो ये मोर देन 1 ईयर हुआ तो फिर ये फिक्स्ड एसेट होगा, इंटेंजिबल विद द कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रीमिंग पीरियड 10 ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल, इस पे डेप्रिसिएशन यानी कि एमोर्टाइजेशन लगेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, तो बोल रहे 4 साल बाद व्यूअरशिप कम हो गया इस प्लेटफॉर्म में, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी डिसाइड टू स्ट्रीम द मूवी ओनली फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो पहले उन्होंने सोचा था 10 साल चलाएंगे, कितने साल बाद इसका मतलब उतना डिमांड नहीं रहा, 4 साल बाद, तो उसके बाद उनका और लाइफ कितना था 6 साल, मतलब 10 में 4 साल यूज हो गया, 6 साल बाकी था। बट इन्होंने क्योंकि व्यूवरशिप कम हो रहा है तो इन्होंने डिसाइड किया कि कितने साल तक होगा, 5 ईयर्स, और 5 मतलब 1 साल इन्होंने कम कर दिया। हमें बोला एमोर्टाइजेशन 4th ईयर का बताना है, तो बस 4th ईयर का एमोर्टाइजेशन बताना है, कुछ अकाउंट अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो कैसे करके करेंगे, इलास्ट्रेशन 14, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि एमोर्टाइजेशन पर ईयर कितना चल रहा था, एमोर्टाइजेशन पर एनम कत 2,52,000 और 42। एमोर्टाइजेशन पर ईयर कितना चल रहा था, 18 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाएगा 1,80,000। ये नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कितने साल एमोर्टाइजेशन हुआ, नहीं 3 साल शायद, एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर व्यूवरशिप कम होने लगा, मतलब 3 साल तक उन्होंने ऐसा काम किया, 4th ईयर के स्टार्टिंग में व्यूवरशिप कम हुआ है, ठीक है। तो फिर देख लेना पड़ेगा टाइम पीरियड क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 3 साल ही इन्होंने इस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो एमोर्टाइजेशन फॉर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा, মানে এটা কত 1,80,000 ইনটু 3 18,54 5,40,000, ठीक है। तो फिर कैरिंग अमाउंट या फिर बुक वैल्यू भी बोल सकते हो, कैरिंग अमाउंट मतलब भी बचा हुआ अमाउंट होता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रीमिंग राइट, स्ट्रीमिंग राइट एट द एंड ऑफ कौन से टाइम का निकालेंगे, 3rd ईयर, 18 लाख माइनस 5,40,000, 12,60,000 बचा हुआ वैल्यू। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए, हाँ
remaining useful life as per previous estimate. -3, 7 years, but remaining useful life as per revised estimate कितना हो जाएगा? हाँ, ये तो क्वेश्चन खुद बोलेगा, 5 साल ही बोला है क्या, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब 2 साल इन्होंने कम कर दिया, तो अब एमोटाइजेशन कितना लगाना? एमोटाइजेशन ऑन 4th ईयर 12,60,000 जो बचा हुआ वैल्यू था डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो 2,52,000 पर एनम। अब से हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे 2,52,000, क्योंकि लाइफ कम हो गया तो डिप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। देखो पहले 1,80,000 करके हो रहा था, अब 2,52,000 करके होगा, लाइफ कम हुआ तो ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो ये भी देखो कंजम्पशन पैटर्न में चेंज होगा, मतलब जो व्यूवरशिप था वो डाउन हो गया, इसलिए इन्होंने सोचा कि इतने दिन तक इसको चला के कोई फायदा नहीं है, तो इसको जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट करके मतलब एमोटाइज करके हटाओ इससे, ठीक है। इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, इनको कोई सेल वैल्यू आएगा नहीं, तो क्या करेगा इनको? चैनल में व्यूअरशिप अच्छा होगा तब ना चैनल ग्रो करेगा, एडवर्टाइजमेंट चलेगा, तब पैसा आता है चैनल में। ये सब तो लास्ट में करेंगे, एमसीक्यू और जो ट्रू फॉल्स है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, ये सबसे एंड में करेंगे, ये पहला वाला जो क्वेश्चन ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है, मतलब ये अलग है इसीलिए इसको एकदम एंड में करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इसमें से कौन सा करें? इसमें से हम लोग अगर अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी हमें पढ़ना था, इसके ऊपर तो ये देख लो, डिप्रिशिएशन मशीन, ये वाला उस पॉइंट के ऊपर है, ये मशीन ये वाला कर सकते हो। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया ना उसके ऊपर है, ये 4th वाला करो, ये वाला करके बताओ। देखो 4th वाला अभी जो क्वेश्चन किया मतलब वही कि अगर उनका जो ऐसे लाइफ है उसमें चेंज हो जाता है तो क्या हो, करके देखो। देखो बोल रहे हैं मशीन कॉस्टिंग 20 लाख इज डेप्रिशिएट ऑन स्ट्रेट लाइन एज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड नील सैल्वेज वैल्यू फॉर 4 years, तो 4 साल तक डिप्रिशिएशन चार्ज हो चुका है, तो 20 लाख बाई 10, 2 लाख, 2 लाख करके 4 साल कितना हो जाएगा? 8 लाख। तो 20 लाख से 8 लाख हटाओ कितना होगा? 12 लाख। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर द मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाई 80,000, तो वो 8 लाख में कितना ऐड हो जाएगा? अच्छा देखी नहीं एक बार বলছি 2 লাখ কত বললেন? দেখছি আনসারটা, না তো হলো না। আপওয়ার্ড রিভ্যালুয়েশন ওটা লাগাও কি বলতো? বলো। হুম আমি বললাম বোধহয় রিভ্যালুয়েশনটা লাগানো। चल करके देखो, ये वाला सेम ही है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं इसको क्वेश्चन 4 लिख लो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 है। तो अभी तक डिप्रिशिएशन जो लग रहा था वो कैसे लग रहा था? 20 लाख डिवाइडेड बाई 10, 20 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख पर एन, हर साल 2 लाख रुपए करके डिप्रिशिएशन लग रहा था, और ऐसे करके कितने दिन डिप्रिशिएशन लग चुका है?
हाँ ये देखो बोल रहा है कि 4 years, तो 4 years में कितना डिप्रिसिएशन लगा है? 8 लाख। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 4th year बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज, हम एक ही साथ कर दे रहे, 20 लाख माइनस 2 लाख इंटू कितना करें 4, মানে ডেপ্রিসিয়েশনটা আলাদা করে আর বের করলাম না, একবারেই ওটার সাথে লিখে দিলাম মাইনাস করে, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू बिकम्स, कितना हो जाएगा 12 लाख प्लस 80,000। 80,000 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो 12,80,000। ठीक है, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए? 10 साल में 4 साल हो गया तो 6 साल। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेट 10 माइनस 4 यानी 6 years, but remaining useful life as revised estimate, तो वो कितना डिसाइड किया इन्होंने, देखते हैं 8 years, मतलब बढ़ा दिया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पूछा है 5th year का कितना होगा ये देखो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 5th year। डेप्रिसिएशन फॉर 5th year 12,80,000 बुक वैल्यू और डिवाइडेड बाय 8 ईयर कितना हो जाएगा 1,60,000 पर एनम। इसमें और एक पॉइंट है वो बता रहे थे, बाकी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सारे क्वेश्चन ही मतलब जो हम लोगों ने प्रोसेस किया हुआ है सारा कंसेप्ट पढ़ लिया उसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, जिसमें से 4th वाला भी हम लोगों ने कर लिया, एक कंसेप्ट बाकी है वो कर लेते हैं, तो ये 5th वाला भी हम लोग का होगा। ठीक है, तो वो है एस 10 पे। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो पीपीई पे बात करता है। पीपीई का मतलब होता है, पता है क्या होता है? कंपनी अकाउंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये किस चीज को रिप्लेस करके बोला गया? फिक्स्ड एसेट। पहले फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड एसेट लिखते थे, अभी भी लिख सकते हो लेकिन कंपनी अकाउंट्स में नहीं लिख सकते हो। कंपनी को क्या लिखना पड़ेगा? उसको पीपी लिखना है। कंपनी को बहुत सारा चीज मानना ही पड़ता है, लेकिन नॉर्मल बिजनेस जो होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है, उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है? उसमें अभी भी टी शेप का बैलेंस शीट बनता है, उसमें फिक्स्ड एसेट लिख दो, इन्वेंट्री को स्टॉक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कंपनी में ऐसा अलाउड नहीं है, कंपनी को अपना जो स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब एस 10 जो पीपी को लेके बात करता है उसमें बहुत सारी चीज बोले हुए, लेकिन जो हमें अभी यहाँ पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पढ़ना है वो ये है कि हम लोग जब अपने एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग 2 मॉडल यूज करते हैं। एक्चुअली 2 मॉडल ही हमें प्रोवाइडेड है, एक होता है कॉस्ट मॉडल और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, अब कॉस्ट मॉडल का मतलब जो अभी पढ़ रहे थे तुम लोग, कॉस्ट मॉडल का मतलब एसेट का कॉस्ट हमें पता होगा, उस पे कितना डिप्रिसिएशन लगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ बुक वैल्यू होगा टाइम टू टाइम। ठीक है, जिस पीरियड का होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट मॉडल। बट रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है? रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब होता है कि मान लो हम लोग का जो एसेट है, ठीक है, उसका 2 वैल्यू होगा, एक होता है फेयर वैल्यू हर कोई एसेट का और एक होता है उसका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जैसे ये क्या है बुक वैल्यू? अभी तक तुम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए सबका जो टू बाई बैलेंस सीडी निकाल रहे हो फिर टू बैलेंस बीडी, वो सभी क्या है? बुक वैल्यू। ठीक है,
अब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू का मतलब बेसिकली मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों में अगर ह्यूज डिफरेंस हो, ठीक है, ह्यूज डिफरेंस, अब ये कब होने का चांसेस होता है ह्यूज डिफरेंस? जैसे मान लो बहुत पुराने दिन का ऐसे उसको रिकॉर्ड किया था बहुत ही मिनिमम वैल्यू में, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है ना, अचानक से कोई जगह का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो उस एसेट का, उस जगह का सारा चीज का क्या हो जाएगा, जमीन वमीन का दाम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, पहले केस्टपुर में तो कुछ नहीं था, कितना सस्ता था, जंगल था, लोगों को यहाँ पर रहने में डर लगता था, बट अभी देखो डेवलपमेंट के लिए हर एक चीज कितना, मतलब हर एक जमीन जगह कितना महंगा हो गया, जो कि पहले नहीं था। तो अब बोलो जिनका बुक वैल्यू जितने भी बहुत सारी जगह रजिस्टर्ड थे, अभी खरीदने जाओगे तो उसमें ह्यूज डिफरेंस नहीं होगा, होगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि बैलेंस बना हुआ रहे। तो अगर डिफरेंस को एलिमिनेट करें, मतलब मेरा मार्केट वैल्यू के साथ मेरा बुक वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन करके, तब रीवैल्यूएशन होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एसेट का बुक वैल्यू है 1 लाख और उसका फेयर वैल्यू, ठीक है, यानी मार्केट वैल्यू 20,000, उल्टा भी हो सकता है कि हम लोग के हिसाब से जगह का दाम कम हो गया, किसी रीजन से डेवलपमेंट नहीं हुआ, इतना पीछे चला गया कि कम हो गया, तो 1 लाख का चीज 20,000 आज उसका मार्केट वैल्यू, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करना पड़ेगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से करोगे बोलो, डाउनवर्ड 80,000 से करोगे, तो एंट्री क्या दोगे बोलो, एंट्री क्या होता है? हाँ, एसेट कम होगा तो टू फिक्स्ड एसेट कितना लिखेंगे, 80,000। और क्यों कम हुआ, क्योंकि रिवैल्यूएशन किया, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन ये पार्टनरशिप में करते हो ना इस तरीके से, एंट्री रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा कितने से, 80,000। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है, डाउनवर्ड जैसे वो अपवर्ड भी करना पड़ सकता है, जैसे मान लो बुक वैल्यू था 1 लाख और फेयर वैल्यू है उसका 2,50,000, तो अब हम लोग कौन सा रिवैल्यूएशन करेंगे, अपवर्ड, कितने से हो जाएगा, 1.5 लाख, सही तो 1.5 लाख हो सकता है। तो फिर अब एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन 1 लाख, ठीक है। अच्छा, इसी कंसेप्ट में हमें 4 पॉइंट पढ़ना है और उस पे ही हमें क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख दे ऐसे करके यहाँ, बुक वैल्यू जो है उसको, सॉरी, रिवैल्यूएशन करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। बुक बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ क्या करना है, ऐड कर, मतलब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू एक हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये लिख दो तुम लोग। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 4 पॉइंट हमें करना पड़ेगा, ये पॉइंट पे हमें छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कुछ अकाउंट्स नहीं करने बोलेगा, ट्रीटमेंट पूछेगा, ठीक है, मतलब लेजर वेजर नहीं बोलता है नॉर्मली। तो यहाँ पर जो टेबल बनेगा उसमें 4 मेन कॉलम होगा, यहाँ पर लिखो मूवमेंट इन प्राइसेस, यहाँ केस 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रिवैल्यूएशन, यहाँ पर सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन, फिर यहाँ पर फर्स्ट रिवैल्यूएशन, फिर यहाँ पर सबसिक्वेंट रिवैल्यूएशन, यहाँ पर ऊपर लिखना है ट्रीटमेंट।
ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट रिवैल्यूएशन मेरा अपवर्ड है, अपवर्ड को हम प्लस से दिखा रहे हैं क्योंकि एसेट का वैल्यू बढ़ता है, तो अभी अभी तुम लोगों ने एंट्री मुझे बताया, बोलो क्या होता है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हाँ, तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन में ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, देखो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट रिवैल्यूएशन कॉलम में लिखो क्या एंट्री होगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखो, ठीक है, पूरा नाम होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसी एसेट का फिर से रिवैल्यूएशन हुआ, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। पहले एक एसेट था जिसका रिवैल्यूएशन हुआ, कैसे हुआ? अपवर्ड। फिर से उस एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ, कैसे हुआ? अपवर्ड। तो फिर क्या एंट्री होगा? सेम एंट्री होगा। हाँ, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, ये हो गया पहला केस। सेकंड केस, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ किसी एसेट का, पहले बार हुआ, तो फिर क्या लिखोगे? नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लिखते हैं, उसको लिखना पड़ता है, लिखो, रूल्स होता है, बताएंगे क्यों। लिखो पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस। কেন হবে বলছি, কেন হবে লেখো, এটা পুরোটা কমপ্লিট করে বলছি। अच्छा, फिर अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ठीक है, फिर से, तो फिर क्या होगा? फिर से सेम एंट्री लिखो, ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगर पहले बार डाउनवर्ड हुआ, फिर डाउनवर्ड हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर पहले अपवर्ड हुआ, फर्स्ट टाइम कोई एसेट का अपवर्ड हुआ, तो क्या एंट्री होगा? फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। अब मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ दोबारा, जब हम उस एसेट का रिवैल्यूएशन करने गए, अब लिखना मत, देखो अब क्या होगा। तो डाउनवर्ड होने से नॉर्मली क्या एंट्री मैंने बोल रखा है, पीएल डेबिट कर दो, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर दो। तो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीएल डेबिट होगा, क्यों होगा, वो मेन क्वेश्चन है। बट यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो देखो, पहले इस एसेट में प्रॉफिट जनरेट हुआ था जब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट हुआ था, अब वही एसेट लॉस में जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि पूरा लॉस बुक मत करो, पहले अगर उसमें प्रॉफिट किए हो तो पहले उस प्रॉफिट से उस लॉस को एडजस्ट करो। मतलब पहले मान लो इस एसेट को हम लोगों ने, कोई एक एसेट को 10 रुपए से बढ़ाया था, अब उसका जो लॉस हो रहा है वो मान लो 8 रुपए का हो रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 8 रुपए का लॉस रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। एस बोल रहा है 8 रुपए का लॉस रिकॉर्ड मत करना, कितने का करोगे? बोल रहा है कि देखो 10 रुपए तुम्हारा प्रॉफिट था, उससे तुम 8 रुपए का लॉस राइट ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो प्रॉफिट को क्या नाम से बुक किया था? तो अब उसको यूज करोगे तो वो क्रेडिट था, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट तो क्रेडिट होगा ही होगा बिकॉज डाउनवर्ड है, बट इसको पीएल मत लिखो। लेकिन अब मान लो ये लॉस 18 का है, ठीक है, तब क्या करोगे? तब बोल रहा है कि जितना रिवैल्यू प्रॉफिट है वो पूरा यूज कर लेंगे, तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना लिखोगे? 10 रुपए। बाकी कहाँ फिर लगाओगे? पीएल। तो बाकी कहाँ जाएगा? पीएल में। टू क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। तो रूल्स ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा उस एसेट में पहले प्रॉफिट है तो पहले उसका यूज करो, और अगर पहले कभी प्रॉफिट नहीं था तो उसको कहाँ दोगे? पीएल में देना, ठीक है, उसको पीएल में देना, ये एएस ने बता रखा है। बाकी तुम लोग जो पार्टनरशिप में करते हो तो वो ये मान के किया जाता होगा कि ये क्या हो रहा है, पहले इसमें, मतलब ये सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन है, तभी तुम लोग उसमें पीएल कहाँ लिखते हो। अगर डाउनवर्ड होता है तो क्या करते हो? रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। फिर वो भी तो एज ए प्रॉफिट या लॉस पार्टनर लोगों में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। लेकिन एस हमें ये फॉलो करने को बोला है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिख दो कि डिप्रिशिएशन है, हम्म,
ডেপ্রিসিয়েশন যেমন এখানে করলে রিভ্যালুয়েশন হলো এই দেখো, যেমন আপওয়ার্ড হলো আপওয়ার্ড করে দিলে না, ডেপ্রিসিয়েশন যখন লাগাবে অ্যাসেটের ভ্যালুটা যতটা বাড়বে বা কমবে তার উপরে লাগাবে। বাকি এমনি ডেপ্রিসিয়েশনে এই এন্ট্রির কোনো ডাইরেক্ট ইউজ নেই, তোমার অ্যাসেটটা যততে বাড়বে বা কমবে শুধু তোমার ওটাই আর ফিক্সড অ্যাসেটে তো কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে না, ডেবিট মানে বাড়লে অত টাকায় বাড়ছে কমলে অত টাকায়, তো ডেপ্রিসিয়েশনে কি হবে, তোমার যদি অ্যাসেটের ভ্যালুটা বেড়ে যায় তাহলে ইনক্রিজ অ্যামাউন্টে ডেপ্রিসিয়েশন লাগবে, আদারওয়াইজ ডিক্রিজ অ্যামাউন্টে লাগবে। এই রুলসটা রিভ্যালুয়েশনটাকে রেকর্ড করার জন্য করা হয়েছে। तो अब इसमें लिखना क्या है, तो देखो इसमें तो उतना चीज मतलब उस तरीके से तो एंट्री कर नहीं सकते, अब कम होगा ज्यादा होगा, तो इसको ऐसे लिखो, यूज, यहाँ पर यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट, पहली बार पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करो, देन पीएल, मतलब पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से अपना लॉस को राइट अप करने का कोशिश करो, पूरा हो गया तो अच्छा बात है, नहीं हुआ तो फिर पीएल यूज करना, ठीक है। और अगर उल्टा हुआ, पहले माइनस हुआ था तो फिर क्या एंट्री होगा, पहले अगर माइनस हुआ तो पीएल को डेबिट कर दो, पहली बार एसेट रिवैल्यू कर रहे हो, एसेट क्या हो गया है, डाउनवर्ड हो गया है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। अब वो एसेट हो गया है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से वैसे ही लॉस जो है उसको हटा दो, मतलब मान लो पहले 10 रुपए से डाउन किया था, अब वही एसेट 18 रुपीज से बढ़ने वाला है, लेकिन पहले कितना लॉस बुक था, तो पहले लॉस को क्या करोगे, हटा दो, तो फिर कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व रिकॉर्ड करो, 18, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा कितने से, 8 रुपीज से, फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा कितने से, वो तो 18 से ही होगा, ठीक है, और 2 पीएल 10 हो जाएगा, ठीक है, लॉस को राइट अप कर देंगे इस तरीके से। तो इसमें भी लिखो, लिखवा देते हैं क्योंकि ये इतना चीज तो हम लोग कर नहीं सकते, यहाँ पर लिखो। কম হয়েছে তাহলে লস কম রাইট অফ করতে পারো, কম রাইট অফ আসবেন, ঠিক আছে, তখন শুধু তুমি 10 টাকা থেকে 2 টাকা রাইট অফ, ঠিক আছে। তো ফার্স্ট লস শুড বি set up, then transfer to revaluation reserve, then transfer to revaluation reserve। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 5, वो करते हैं तो फिर समझ में आएगा कि इस पे हमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से होगा, यही वाला लास्ट करेंगे, 5th नंबर वाला भूल जाओगे इसलिए करवा दे रहे, अभी अभी किया ना इसीलिए। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है Amazing Group had property, plant, equipment with a book value of 35 lakh on 31st December 2022, ठीक है, the balance in revaluation surplus on that date was 3 lakh। पहले ये चीज को समझो, ये क्या बोल रहा है कि पीपीई इनका बुक वैल्यू, तो पीपीई कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए, तो यहाँ पीपीई कितने का दिखेगा, 35 लाख, ठीक है। और एक चीज दिख रहा है, डेट है 31st December 22, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट, सरप्लस मतलब तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो कितना दिख रहा है, 3 लाख, तो किधर दिखता है रिजर्व, किधर दिखता है, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दिख रहा है, 3 लाख, तो इससे क्या पता चल रहा है, एसेट कभी रिवैल्यूएशन हुआ था, अब कैसा रिवैल्यूएशन हुआ था, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड, तभी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट होता है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है मतलब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। अब बोल रहा है कि एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूइंग द एसेट ऑन ईयरली बेसिस, तो हर साल वो लोग रिवैल्यूएशन करते हैं, अनदर रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट ऑन 31st December 2022, फिर से हुआ नेक्स्ट ईयर, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ এটা 20, তাহলে ডেটটা না একটু ভুল দিচ্ছে, এটা 23 হতে হবে, ঠিক আছে, এটা একটু ভুল দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ পরের বছরগুলো তো 23 হবে। Evaluate the impact of revaluation if the fair value as well as result of revaluation done on 31st December 22 was 36
7 लाख, 33 लाख, 30, मतलब 3 केस दिया है। तो पहला केस है कितना, 37 लाख। ये कौन सा वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू कितना हो रहा है, 37 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं फेयर वैल्यू है इस कंडीशन में 37 लाख। तो क्या ट्रीटमेंट होगा ये हमें पूछा है, बोल रहे जर्नल एंट्री से ट्रीटमेंट बता दो। ठीक है, तो देखो मेरा जो एसेट 35 लाख का है उसका फेयर वैल्यू मुझे करना है 37 लाख। तो बोला एसेट का रिवैल्यूएशन अपवर्ड करे कि डाउनवर्ड, अपवर्ड 35 से 37 करेंगे। तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 2 लाख। तो क्या ये पहली बार रिवैल्यूएशन हो रहा है, नहीं, सेकंड बार हो रहा है। लेकिन और पहले क्या हुआ था, अपवर्ड, सेकंड बार भी क्या हो रहा है, अपवर्ड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करना है, सिंपल। क्या लिखोगे, पीपीई अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट नहीं लिख के पीपीई लिखेंगे। हाँ, 2 लाख टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो जाएगा, 2 लाख। जब लगातार दो मतलब जब लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि पहले अपवर्ड देन अपवर्ड देन अपवर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे अपवर्ड में देखो ना, ये टेबल मुझे तो वही बता रहा है ना। अगर लगातार अपवर्ड अपवर्ड चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट को बढ़ाओ, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते जाओ। और अगर नेगेटिव नेगेटिव होते जा रहा है तो एसेट को कम करो, पीएल को डेबिट करते जाओ। प्रॉब्लम कब होता है, जब एक बार अप हुआ फिर डाउन हुआ, या डाउन हुआ देन अप हुआ, तो प्रॉब्लम। अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तब तो आसान हो गया क्वेश्चन, जैसे कि ये पहला वाला केस ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन बोल रहे, सॉरी, पहला ये पॉइंट बी। अब पॉइंट बी में बोल रहे 33 लाख अगर मेरा फेयर वैल्यू हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, अब यही कंडीशन है। ठीक है, पॉइंट बी मेरा फेयर वैल्यू है एसेट का 33 लाख। ठीक है, तो अब बोलो मेरा 35 लाख, ये वाला फिक्स है, इसमें अलग अलग केस दिया हुआ है ना। केस ए हो गया, केस बी। 33 लाख अगर फेयर वैल्यू करना है, फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर होना है, 35 लाख के एसेट को 33 लाख करना है, तो रिवैल्यूएशन कैसे, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड होगा तो पीपी कितने से कम होगा, 2 लाख। अब देखो ये पहली बार रिवैल्यूट नहीं हो रहा है, पहले हो चुका था, पहले पॉजिटिव वाला हुआ था, अब क्या हो रहा है। तो फिर क्या सोचना है हमें कि लॉस जो 2 लाख का है उसे मुझे क्या करना है, इस प्रॉफिट से एडजस्ट करना है। मेरा लॉस है 2 लाख, मेरे पास प्रॉफिट है 3 लाख, क्या हम पूरा एडजस्ट कर पाएंगे, हाँ। तो फिर प्रॉफिट कहाँ बुक करके रखे हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, तो उसी का यूज करो। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करोगे, डेबिट। कितना हो जाएगा, 2 लाख। अब ये कम होते ही देखते साथ अगर कोई लिख के आ जाए पीएल डेबिट टू पीपी, तब हो जाएगा गलत। ठीक है, तब नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे देखो ये फर्स्ट केस जो ए था, इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व का वैल्यू कितना हो जाएगा पता है, 5 लाख फर्स्ट केस में, है ना। और पीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 37 लाख। और सेकंड वाले केस के बाद पीपी का वैल्यू हो जाएगा 33 लाख, और यहाँ से 2 लाख कम होके कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना। अच्छा, अब सी वाला देखो, फेयर वैल्यू बोल रहा है 31 लाख। तो 35 का एसेट 31 लाख से कम करना है, तो कितने से कम करना है, तो टू पीपी पहले लिख लो, 4 लाख। तो लॉस है, तो पहले क्या प्रॉफिट कमाए थे, इस पे कमाया था कितना, 3 लाख। तो वो तो पूरा ही लेना पड़ेगा, तब भी लॉस रिकवर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन, हाँ, पीएल में कितना जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 3 लाख, पीएल अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, टू पीपीई। इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, और रहा डिप्रिशिएशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखो, ये पीपी नेक्स्ट बार यहाँ 2 लाख बढ़ के 35 लाख हो गया। अब डिप्रिशिएशन जो लगाओगे, सॉरी 37 लाख हो जाएगा पहले वाले केस में। आप डिप्रिशिएशन जो लगाओगे वो कितने पे जाएगा, 37 लाख पे जाएगा। इस पे डिप्रिशिएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये तो अपना रिजर्व बोल के आ जाएगा। और अगर रिजर्व का यूज हो जा रहा है लॉस राइट ऑफ करने के लिए, तो वो उस तरीके से कम होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके का इस पे क्वेश्चन आएगा, और कुछ नहीं। तो हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन में बाकी है 6, और इधर 4 5 हो गया, 3 2 1, 6 3 2 1, 6 3 2 1, MCQ और ट्रू फॉल्स। एक क्लास में नहीं होगा, एक क्लास और एक ज्यादा लगेगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।
ठीक है फिर, बाय।